Hello everyone, welcome to our channel PWIIT JAM and CSIR NET। तो हम कर रहे हैं डीबीटी बेट की प्रिपरेशंस और लास्ट सेशन में हमने डीबीटी बेट 2022 का जो पेपर था उसको स्टार्ट किया था, उसके PYQs किए थे। तो आज उसी का सेकंड पार्ट है जहां पर हम कुछ और 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पता चलती जाए रिलेटेड टू डीबीटी बेट। सो जो लास्ट सेशन में था उसमें आपने पढ़ा कि हिस्टोन मॉडिफिकेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रॉम डीबीटी बेट, क्योंकि हर बार उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल साइकिल इज इंपॉर्टेंट। सेल साइकिल अगर हम डीबीटी बेट की बात करें तो सेल साइकिल जो है डीबीटी बेट में स्टेजेस से रिलेटेड आती है, G1, G2, S फेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रेगुलेशन से इतने क्वेश्चंस नहीं आते डीबीटी बेट में। एंड अगर हम और बात करें अगर हम देखें सेल बायोलॉजी से वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक साइटोस्केलेटन सिस्टम। साइटोस्केलेटन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है डीबीटी बेट के लिए बिकॉज और स्पेसिफिकली और ज्यादा अगर साइटोस्केलेटन में देखें तो जो पॉलीमराइजेशन है, डीपॉलीमराइजेशन है, साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स के जो आपके सब यूनिट्स हैं या फिर आप कहोगे मोनोमर यूनिट्स हैं, उन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो कुछ टॉपिक्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप आगे प्रोसीड करोगे तो आपको और टॉपिक्स पता चलते जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डीबीटी बेट पॉइंट ऑफ व्यू। सो 3 टॉपिक्स एज अ होमवर्क टू यू। आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम, सेल साइकिल आपको पढ़नी है, प्लस आपको पढ़ना है साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स फॉर डीबीटी बेट। तो ये है आपका होमवर्क। सेशन शुरू होने से पहले ही होमवर्क हो गया है। सो नाउ कमिंग बैक, जो हमें क्लास में काम करना है दैट इज DBT BET PYQs 2022. So starting with it. First question says, तो जनरल एप्टीट्यूड के भी 1-2 क्वेश्चंस रखे गए हैं। So let's start. A ladder leaning against a wall is making an angle of 60 degree with the ground. If the length of the ladder is 18 meter, find the distance of the foot of the ladder from the wall. So जब भी क्या बात की जा रही है, एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी ली गई है जिसको वॉल के साथ रखा गया है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसे वॉल होती है, तो हम सीढ़ी कैसे रखते हैं? ऐसे ही रखते हैं और ये होता है हमारा ग्राउंड। सो ये हमारी वॉल है, ये हमारी लेडर है एंड दिस इज आवर बेस या फिर आप कहोगे ग्राउंड। सो क्वेश्चन कह रहा है अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो जो लेडर है, जो आपकी सीढ़ी है, वो फुट के साथ दैट इज ग्राउंड के साथ बना रही है 60 डिग्री का एंगल। दिस इज मेकिंग अ 60 डिग्री एंगल। ये आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ द लेडर इज, लेडर की जो लेंथ है वो है 18 मीटर। लेडर की जो लेंथ है वो है 18 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। क्या निकालना है कि ये जो डिस्टेंस है लेडर का, जो फुट है, फुट ऑफ द लेडर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। वॉल से लेडर का फुट, ये फुट हुआ और ये आपकी वॉल हुई। तो हमें निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है। सो क्या निकालना है? हमें एक्चुअली बेस निकालना है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की तरफ मुड़े या फिर हम कहें कि मैथमेटिकल टर्म्स की तरफ मुड़े तो हमें यहां पर निकालना है व्हाट इज द बेस। ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो आपको दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, निकालना आपको बेस है। तो ये कनेक्शन कहां देखने को मिलता है? ये कनेक्शन हमें देखने को मिलता है cos 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। बेस हमें नहीं पता बट हमें हाइपोटेन्यूज पता है दैट इज 18। सो यहां पर होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिससे हमें मिलेगा बेस इक्वल्स टू 18/2 दैट इज 9 मीटर। दिस इज योर आंसर 9 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें लेडर की हाइट दी हुई थी 18 मीटर और हमें डिस्टेंस निकालना था कि लेडर और वॉल में कितना डिस्टेंस है दैट इज द बेस। सो बेस हमने निकाला cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, जहां पर आपने वैल्यूज पुट की। cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और बेस आपने निकाला बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट अमाउंट्स टू 9 मीटर। सो अगर किसी ने भी
जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी शुरू करनी है, शुरुआत करें तो आई विल सजेस्ट जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ऐसे दिया होता है, डिस्टेंस निकालना होता है, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है, बट हाँ बहुत ज्यादा चांसेस है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए जनरल एप्टीट्यूड पार्ट में। सो अगर कोई भी शुरुआत कर रहा है जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की, सो आई विल सजेस्ट शुरुआत करो, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करो और बहुत बेसिक करो। अगर आप 9th-10th की मैथ्स की एनसीईआरटी, अगर आप बहुत स्पेसिफिकली, हाँ अगर आप 10th की अगर आप एनसीईआरटी बुक लो, उसमें एक चैप्टर है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां के सारे क्वेश्चंस कर लो, मोर देन इनफ, आपको सब कुछ पता चल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सो यू कैन फॉलो दैट बुक, क्लास 10th की एनसीईआरटी, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक चैप्टर है जहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड में ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाए। सो कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, ओके, सो ये है कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पाटलिपुत्रा। तो आपको बताना है कितने कॉम्बिनेशन या कितने वर्ड्स बन सकते हैं इस वर्ड पाटलिपुत्रा से। इन क्वेश्चंस के भी चांसेस ज्यादा होते हैं जहां पर हमें बताना होता है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और इसका सबसे आसान तरीका होता है और सबसे इजी क्वेश्चन मुझे यही लगता है। क्या करना होता है, सबसे पहले इस वर्ड में गिनो कितने लेटर्स हैं। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। सो न्यूमरेटर बनेगा 11 फैक्टोरियल और उसको डिवाइड करना होता है। जैसे आप वर्ड लो पी, लेटर लो पी, पी कितनी बार आ रहा है, 1 2 फैक्टोरियल लिख दो। ऐसे ही और कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, 1 2 3 फैक्टोरियल। और कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है यहां पर, टी, 1 2। क्या करना होता है, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आए कि इस वर्ड से कितने बनते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, इसके नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लो, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लो, उसको डिवाइड कर दो, जो भी लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं उनको गिन लो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं और उनको डिवाइड में डालना होता है। इस तरीके से करना होता है ये क्वेश्चन। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ एलिफेंट, एलिफेंट एक वर्ड है, बताओ इसके लेटर्स को अगर इंटरचेंज किया जाए तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं। सो पहले काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 फैक्टोरियल। ये जो साइन होता है मैथ्स में इस साइन को फैक्टोरियल बोलते हैं। सो रिपीटिशन है 1 2 फैक्टोरियल। और कोई वर्ड रिपीट हो रहा है नहीं। सो ये है आपका आंसर, एलिफेंट वर्ड से इतने कॉम्बिनेशन। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, अब मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। 11 फैक्टोरियल को ऐसे सॉल्व करते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 सो ऑन, 1 तक लिख दो। सिमिलरली 2 है तो 2 इंटू 1, मतलब आपको बैकवर्ड्स जाना है। 11 से पीछे जितने भी आपके नंबर्स आते हैं वो सब लिखो, 12 से आएंगे तो 12 से पीछे जितने भी आए उस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है। आपको डिटेलिंग में नहीं पूछा गया था, इतना ही था, तो इसका आंसर है ये। एंड इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं डीबीटी बेट में। डीबीटी बेट में नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइफ साइंसेस के, उसमें बहुत बेसिक जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है एंड इट इज इजी टू अटेम्प्ट। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज ऑल्सो जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन, दैट इज इफ 8% ऑफ x इज इक्वल्स टू 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x is। आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 8% ऑफ x इक्वल है 4% ऑफ y के। दैट मीन्स आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि 20% ऑफ x y की टर्म्स में क्या है। आपको फाइंड आउट करना है कि 20% ऑफ x जो है वो y की टर्म्स में क्या होगा। सो पहले हम x और y का रिलेशनशिप निकालेंगे कि कैसे ये एक दूसरे को डिफर करते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। 8% ऑफ x का मतलब 8/100 इंटू एक्स, 4% का मतलब 4 इंटू 100 इंटू वाई, सॉरी। सो दिस कैंसिल आउट। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 8/4 इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई, दिस इज 2x इज इक्वल्स टू वाई। तो ये हमें रिलेशनशिप आ गया कि अगर आप 2 टाइम्स ऑफ x करते हो तो वो y के इक्वल आता है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है कि 20% ऑफ x क्या है। 20% ऑफ x
20/100 इंटू एक्स की वैल्यू इंटू एक्स, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू y बाय 2, क्योंकि y की टर्म्स में निकालनी है ना, x की टर्म्स में तो ऑलरेडी गिवन है, अब इसको y की टर्म्स में निकालना है। सो दिस कैंसिल आउट, ये हो गया 4/10, 4/10 हो गया, लेकिन किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, दैट इज 40% ऑफ y। एक सेकेंड, ये यहां पे y लिखना भूल गई मैं, इंटू y इंटू 100, सो ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 40% ऑफ y। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 40% ऑफ y। क्या करना था, सबसे पहले आपको जब दिया हुआ था कि 8% ऑफ x इक्वल है 4% ऑफ y के, तो आपने x और y का रिलेशनशिप निकाला, इस रिलेशनशिप से आपने 20% ऑफ x में इसको डिराइव किया, एंड फाइनली क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में चाहिए था, सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, कन्वर्ट किया परसेंटेज में, एंड फाइनली वी गॉट द आंसर, दैट इज 40% ऑफ y। सो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, एंड परसेंटेज क्वेश्चंस भी बहुत आसान होते हैं, इजी टू अटेम्प्ट ही होते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, ओके। सो यही 3 क्वेश्चंस मैंने जनरल एप्टीट्यूड के रखे थे, सो आई विल ट्राई कि मैं और हर एक जो सेशन आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन करूं, ताकि आपको जनरल एप्टीट्यूड भी थोड़ा सा आइडिया होता जाए। स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as reason B, रीजन R। assertion A कहता है histones bind to DNA with high affinity, okay। रीजन कहता है histones are small proteins rich in valine and isoleucine residues in the light of the above statements, choose the correct answer। क्या ऑप्शंस है, both A and R are true and R is the correct explanation of A। Option B, both A and R are true and R is not the correct explanation of A। Option C, A is true but R is false। Option D, A is false but R is true। देखो, ये भी हिस्टोन का क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी बता चुकी हूं कि आपको बहुत जरूरी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम पढ़ो, स्ट्रक्चर पढ़ो, हिस्टोन कैसे ऑर्गेनाइज होता है, न्यूक्लियोसोम कैसे पढ़ता है, ठीक है। सो अब स्टेटमेंट्स पे आते हैं। क्या कहती है फर्स्ट स्टेटमेंट, हिस्टोन्स बाइंड टू डीएनए विद हाई एफिनिटी। हाँ जी, ठीक है, ये बहुत सही स्टेटमेंट है कि जो आपके हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो डीएनए से बहुत टाइटली बाइंड करते हैं। सो ये सही है। हिस्टोन्स आर स्मॉल प्रोटीन्स रिच इन वेलिन एंड आइसोल्यूसिन, ये स्टेटमेंट है गलत। इसका जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हिस्टोन स्मॉल प्रोटीन्स हैं वो सही है कि हाँ हिस्टोन जो है वो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन जो हिस्टोन्स हैं वो बेसिक अमाइनो एसिड में रिच होते हैं, दैट इज आर्जिनिन और लाइसिन में रिच होते हैं। जो आपके हिस्टोन्स होते हैं, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। सो इसकी वजह से जो आपकी रीजन है दैट इज इनकरेक्ट। सो क्या है इसमें, दैट A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो आपके हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो क्यों रिच होते हैं इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, बेसिक अमाइनो एसिड रिच क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप इज नेगेटिवली चार्ज्ड, फॉस्फेट ग्रुप इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब हिस्टोन्स को बाइंड करना है डीएनए से, सो इसलिए जो आपके हिस्टोन्स हैं वो होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड रिच, ताकि वो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है, ये नेगेटिव चार्ज जो है उससे बहुत आसानी से बाइंड कर पाए और पैकेजिंग जो है वो प्रॉपर हो। नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सो हिस्टोन्स आर rich in basic amino acids जिसकी वजह से they bind
टू डीएनए इजीली। अब आपको ये याद रहना चाहिए कि जो आपके हिस्टोन्स प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिक अमाइनो एसिड रिच क्यों होते हैं? ताकि वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए से बहुत अच्छे से बाइंड कर पाए, जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी हो। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड कि व्हाई हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक अमाइनो एसिड रिच एंड स्पेसिफिकली आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच। तो आपको याद रहना चाहिए कौन से बेसिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है हिस्टोन में, दैट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, a spectrum that depicts the magnitude of response of a biological system to light as a function of wavelength is called action spectrum, absorption spectrum, visible spectrum, hypothetical spectrum। तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर था। कैसे? A spectrum that depicts the magnitude of response। What do you mean by response? Response means किसी चीज को आंसर देना, किसी चीज को रिवर्ट करना। And if there is a response, that means there is some action, वहां पर कुछ हो रहा है, वहां पर कोई एक्शन हो रहा है। करेक्ट? अगर किसी चीज का रिस्पॉन्स आ रहा है, हम देख रहे हैं कि कोई चीज कैसे रिवर्ट करती है, कैसे जवाब देती है, दैट इज योर एक्शन स्पेक्ट्रम। तो आप याद रखोगे जहां पर भी रिस्पॉन्स की बात आएगी वहां पर कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? एक्शन स्पेक्ट्रम होता है। जहां हम कंसंट्रेशन देखते हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल एंड हाइपोथेटिकल स्पेक्ट्रम। सो द करेक्ट आंसर इज एक्शन स्पेक्ट्रम। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी क्वेश्चन में ही उनका आंसर होता है। सो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करो, आप बहुत वाइड तरीके से सोच पाओ, वो जरूरी होता है, ताकि आप क्वेश्चन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देख पाओ कि इसके मीनिंग में इसका क्या आंसर है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो है, ये चीजें जो है, ये तो एक तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने से आती हैं, आपकी वोकैबुलरी जब स्ट्रांग होती है। दूसरा, जब आप कंटिन्यूअसली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हो सो आपको आइडिया होने लग जाता है कि हाँ, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपका उस टाइम पे माइंड में स्ट्राइक कर गया, देन यू आर गुड टू गो। सो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट नोइंग, some things are about practicing also, so that is important. Okay, next question. Which of the following properties of naturally occurring D amino acids is incorrect? Incorrect बतानी है। So आप natural systems में देखते हो, natural systems में mainly L amino acids देखने को मिलता है, ठीक है। तो D amino acids जो present है उनसे related क्या incorrect है? Peptides arising from them are more susceptible to attack by, sorry यहाँ पर attach लिखा हो, it's attack by peptidases. They are components of bacterial cell wall. Peptides arising from them are not synthesized by ribosomal machinery. They are components of many bacterially produced peptides, antibiotics. Okay, so मैंने आपको बताया कि जो natural systems हैं उसमें जो है L अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो एक चीज सोचो, अगर L अमाइनो एसिड रिच होती है, जो नेचुरल सिस्टम है वो L अमाइनो एसिड रिच है, तो वहां की जो एंजाइम है, नेचुरल सिस्टम की जो एंजाइम्स है वो किसके लिए अडेप्टेड होंगे? L अमाइनो एसिड्स के लिए अडेप्टेड होंगे या फिर D के लिए? ऑब्वियसली हम किस चीज से अडेप्टेड है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने नेचुरल सिस्टम में देखें, हम किस वेदर से ज्यादा अडेप्टेड है? हमें थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ी सी सर्दी ज्यादा होती है, सो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अब अडेप्ट हो चुकी है कि समर्स जो है वो लॉन्ग होती हैं, एक्सट्रीम समर्स आती है हमारे यहाँ पे। सो सिमिलरली अगर एक नेचुरल सिस्टम में L अमाइनो एसिड ज्यादा मिलते हैं, सो जो आपके पेप्टिडेज हैं, एंजाइम्स जो हैं, वो किसके लिए अडेप्टेड है? फॉर द L अमाइनो एसिड्स। तो यहां पर क्वेश्चन है, पेप्टाइड्स अराइजिंग फ्रॉम देम आर मोर ससेप्टेबल टू अटैक बाय पेप्टिडेजेस। क्या जिन पेप्टाइड्स में D अमाइनो एसिड्स है उन पे पेप्टिडेज आसानी से काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पेप्टिडेज जो नेचुरल सिस्टम के हैं वो L अमाइनो एसिड से अडेप्टेड है। सो दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जो पेप्टिडेजेस है वो किसके लिए ज्यादा ससेप्टेबल है? टू L अमाइनो एसिड्स, क्योंकि वो हमारे नेचुरल सिस्टम में ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, दे आर कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। करेक्ट, बैक्टीरियल सेल वॉल में आपको D अमाइनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। Then peptides arising from them are not synthesized by ribosomal machinery. करेक्ट, मैंने आपको यही बोला कि हमारे नेचुरल सिस्टम्स में जो एंजाइम्स हैं वो L अमाइनो एसिड से अडेप्टेड हैं, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं।
तो राइबोसोम भी तो नेचुरल मशीनरी का पार्ट है ना, तो अगर राइबोसोम भी किससे अडैप्टेड है, एल अमाइनो एसिड से। अगर किसी पेप्टाइड में डी अमाइनो एसिड्स आना है तो उसमें जो राइबोसोमल मशीनरी है वो डिफरेंट होती है, वो अलग होती है, क्योंकि नॉर्मल मशीनरी किसके लिए अडैप्टेड है, एल अमाइनो एसिड्स के लिए। सो नेक्स्ट, दे आर कंपोनेंट्स ऑफ मेनी बैक्टीरियली प्रोड्यूस पेप्टाइड एंटीबायोटिक। करेक्ट, डी अमाइनो एसिड्स आपको एंटीबायोटिक्स में भी देखने को मिलते हैं। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज कि जो आपके डी अमाइनो एसिड्स वाली पेप्टाइड्स है वो ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं टू पेप्टिडेजेस, नो, कम होती हैं, क्योंकि नेचुरल सिस्टम में एल अमाइनो एसिड्स ज्यादा हैं, तो एंजाइम्स भी एल अमाइनो एसिड्स के लिए अडैप्टेड है, नॉट फॉर डी अमाइनो एसिड्स। नाउ सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, laboratory is trying to purify a histone binding protein from its native source. Which of the following purification technique should be for one step purification of proteins? देखो, हमें क्या पता होता है, हमें एक टेक्निक जो होती है, टेक्निक जो है बेसिकली किसी चीज की प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट होती है। तो ये जो बात कर रहा है हिस्टोन बाइंडिंग प्रोटीन्स की बात कर रहा है, हिस्टोन बाइंडिंग प्रोटीन्स की बात कर रहा है, मतलब किसी चीज से अगर कोई चीज बाइंड करती है तो उसके लिए उसकी क्या होनी चाहिए, एफिनिटी होनी चाहिए, उस चीज के लिए उसके लिए क्लोजनेस होनी चाहिए। तो हम टेक्निक्स भी इसी पे डिपेंड करते हैं। अगर ये किसी चीज पे बाइंड कर रहा है दैट मीन्स ये किसी चीज के लिए एफिनिएट है, इस चीज की किसी के साथ क्लोजनेस है। तो इसी के बेसिस पे हिस्टोन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये हिस्टोन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार डीबीटी में पूछा जाता है। सो हिस्टोन बाइंडिंग प्रोटीन्स को हम कौन सी टेक्निक से प्यूरिफाई करते हैं, दैट इज बाय इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। हम क्या करते हैं, इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम बनाते हैं, कॉलम में हम कहेंगे कुछ प्रोटीन्स रखते हैं, हम प्रोटीन्स रखते हैं, ये प्रोटीन्स वो होंगे जो बहुत आसानी से हिस्टोन से बाइंड कर जाए। हम हिस्टोन बाइंडिंग प्रोटीन्स को ही तो प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोटीन्स रखेंगे जो इन हिस्टोन से, जो आपका सोल्यूशन है उसमें से हिस्टोन से अच्छे से बाइंड कर जाए, बाकी किसी से भी बाइंड ना करे। एज अ रिजल्ट ये कॉलम में फंस जाएंगे एंड बाकी सारे सब्सटेंसेस लीक आउट कर जाएंगे और वो अलग हो जाएंगे, और जो हमें प्रोटीन्स चाहिए वो हमारे रेजिन कॉलम में हमें दिख जाएंगे। केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो ये हम केटायंस को प्यूरिफाई करते हैं। जेल एक्सक्लूजन मेटल एफिनिटी में मेटल्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एंजाइम इज नॉट डैमेज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंट्रैपमेंट इन अ बीट देन इंटरनल पोर डिफ्यूजन विल। देखो हमने क्या किया है, एक change the observed Vmax only, change the observed Km only, change both the Vmax and Km, both the observed Vm and Km will remain unchanged. Okay, होगा क्या, Km क्या होता है, सबसे पहले तो Vmax है मैक्सिमम रेट जो होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी, वो Vmax होता है। Km क्या होता है, Km होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल, जब V वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हो जाती है हाफ ऑफ Vmax के। यही पढ़ते हैं हम हमेशा, Km होता है इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। किस कंडीशन पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, जब वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन हो जाती है हाफ ऑफ Vmax के। नाउ हमने क्या किया, हमने एक बीड लिया और उसके अंदर एंजाइम को एंट्रैप कर दिया। हमने क्या किया, हमने एक बीड लिया, बीड जो आप देखते हो छोटे से बीड्स जो होते हैं, हम लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं उनको, उसके अंदर एंजाइम को फिट कर दिया, एंजाइम को एंट्रैप कर दिया। अब मुझे बताओ क्या इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है इजीली इसके पास पहुंच सकता है, क्या इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होगा क्या वो इसके पास आसानी से पहुंच सकता है, नहीं। सो एज अ रिजल्ट, क्योंकि ये इसके पास बहुत आसानी से नहीं पहुंच रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देंगे, और आप दूसरे वे में सोचोगे अगर आसानी से नहीं पहुंच रहा तो Vmax रीच करने में टाइम लगेगा, हाफ ऑफ Vmax रीच करने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से इस पे चेंज आया, अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज हो गया Km। सो द करेक्ट आंसर विल बी चेंज द ऑब्जर्व्ड Km। कैसे सोचना है, ऐसे सोचना है, अगर ये हम उसने बोला
कि उसने किसी भी तरीके से एंजाइम को डैमेज नहीं किया है। एंजाइम जो है वो प्रॉपर फंक्शनल स्टेट में है। अगर एंजाइम की एक्टिव साइट जो है फंक्शनल है, दैट मीन्स वो अभी भी उसी तरीके से अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। बस ऑप्शन क्या हो गया है, क्योंकि वो एक बीड के अंदर चला गया है तो अब आसानी से वहां पर सबस्ट्रेट नहीं पहुंच सकता। अगर सबस्ट्रेट नहीं पहुंचेगा तो यहां पर जो Vmax रीच, Vmax की वैल्यू चेंज नहीं होगी, Vmax तक पहुंचने में टाइम लगेगा। ये याद रखोगे। मैक्सिमम वेलोसिटी, हर एक एंजाइम की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो फिक्स होती है, वो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। सो वो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो Vmax पहुंचने में टाइम लगेगा। अगर Vmax पहुंचने में टाइम लगेगा तो Km चेंज हो जाएगा। Vmax चेंज नहीं होगी, बोथ Vmax एंड Km भी चेंज नहीं होंगे। ऑब्जर्व Vmax विल रिमेन, दोनों के दोनों अनचेंज भी नहीं है। Km चेंज हो गया, Vmax, तो ये ऑप्शन भी गलत है कि दोनों अनचेंज रहेंगे, ये गलत है। दोनों चेंज हो जाएंगे, ये भी गलत है। ऑब्जर्व्ड Km Vmax चेंज होगा, नहीं, दैट इज ऑल्सो सेम। सो क्या चेंज होगा, दैट इज Km चेंज होगा। सो अगर आप किसी भी तरीके से एंजाइम को डैमेज नहीं कर रहे हो तो उसका Vmax चेंज नहीं होता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटीन सीक्वेंस has 20 consecutive hydrophobic amino acids followed by a few hydrophilic residues, and this pattern repeats itself 5 to 7 times. Which kind of protein is described below? A secretory protein, a transmembrane protein, a cytoplasmic soluble enzyme, a ribosomal protein. Okay, तो क्या बोला गया, क्वेश्चन बोल रहा है एक प्रोटीन का सीक्वेंस है जिसमें 20 कॉन्जिक्यूटिव हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स है। एक बार ये एक सीक्वेंस है जिसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स है। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं, फॉलोड बाय, इस हाइड्रोफोबिक के बाद कुछ हाइड्रोफिलिक हैं। हाइड्रोफोबिक के बाद कुछ हाइड्रोफिलिक हैं। एंड दिस पैटर्न रिपीट्स इट, हाइड्रोफोबिक के बाद हाइड्रोफिलिक, फिर हाइड्रोफोबिक, फिर हाइड्रोफिलिक, ये पैटर्न कंटिन्यू रह रहा है 5 to 7 टाइम्स। ये बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ प्रोटीन्स है। अगर आपने इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पढ़ा होगा, जिन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, जिन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं, तो आपको ये पता होगा कि आपके जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं या फिर आपके जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उसमें ऑल्टरनेटिव हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक सीक्वेंसेस होते हैं। आपका जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है सबसे पहले तो वर्ड समझो, ट्रांस। ट्रांस वर्ड का मतलब होता है टू क्रॉस, किसी चीज के आर पार जाना। मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के आर पार जा रहा है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। अब आप एक सिंपल सी चीज सोचो, अगर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है मतलब मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला पोर्शन क्या है, हाइड्रोफोबिक है, और आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लाइक डिसॉल्व लाइक, कि लाइक जो चीजें हैं वो आपस में इंटरैक्ट करनी है। अगर ये पार्ट हाइड्रोफोबिक है तो इससे हमें पता चला कि ये वाला भी हाइड्रोफोबिक होना चाहिए ताकि ये प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाए। एंड इससे पता चला कि जो भी आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उसमें ऑल्टरनेट हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक सीक्वेंसेस होते हैं। क्यों? देखो, ये बीच वाला पोर्शन तो हाइड्रोफोबिक हो गया, लेकिन मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, साइटोसोल में और मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर में, दोनों तरफ क्या है, वाटर। अब इसको, ये वाला पार्ट जो साइटोसोल में है या फिर जो एक्सटीरियर में है, उसको किससे इंटरैक्ट करना है, वाटर के साथ। तो ये पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। साइटोसोल में भी आपको वाटर देखने को मिलता है, तो ये पार्ट भी हो गया हाइड्रोफिलिक। तो इससे आया हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। देखा, बन गए ऑल्टरनेट हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक सेगमेंट्स। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रांस मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और अगर स्पेसिफिक हो जाऊं तो कैसे पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
अगर एक प्रोटीन है उसके पास 5 हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस हैं, तो वो कितनी बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा? अगर एक प्रोटीन है जिसके पास 5 हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस हैं, तो वो कितनी बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा? जितने हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस होते हैं उतनी बार वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो अगर इसके पास 5 हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस हैं तो ये मेम्ब्रेन को 5 टाइम्स क्रॉस करेगा। ये आपने जो येलो देखे, ये मेम्ब्रेन के अंदर पार्ट हैं जो हाइड्रोफोबिक हैं, एंड ये आपके ब्लू वाले जो हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं। तो ये याद रखोगे, जितने भी हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस होंगे उतनी बार जो है वो प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है सो प्लीज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को कवर कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और, जो ये वाला पोर्शन होता है, ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, ये या तो अल्फा हेलिक्स होता है या फिर बीटा बैरल होता है। तो माय सजेशन, एक और टॉपिक आपकी लिस्ट में ऐड हो गया। अगर किसी ने अभी तक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं पढ़ा है उसे पढ़ लो, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछा जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कहती है मैकोंकी आकार इज अ मीडिया यूज फॉर रिकवरी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फ्रॉम मिक्स्ड बैक्टीरियल culture. Statement 2 कहती है the bile salts and crystal violet in McConkey agar inhibit growth of some bacteria. Okay. In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below. Both statement 1 and 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Both statement 1 and 2 are true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Statement 1 is true but statement 2 is false. Statement 1 is false but statement 2 is ट्रू। सो ये आपके ऑप्शंस। और अब आते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट पे। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 कहती है मैकोंकी अगार इज अ मीडिया यूज फॉर रिकवरी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फ्रॉम मिक्स्ड बैक्टीरियल कल्चर। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो आपका मैकोंकी अगार है उसको यूज करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए, पॉजिटिव को नहीं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो आपका मैकोंकी अगार है वो यूज होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए, नॉट फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इट इज इनकरेक्ट। मीडिया वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट 2 द बाइल सॉल्ट्स एंड क्रिस्टल वॉयलेट इन मैकोंकी अगार इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सम बैक्टीरिया। ये सही स्टेटमेंट है। देखो, मैकोंकी अगार एक डिफरेंशियल मीडिया है। मैकोंकी अगार एक डिफरेंशियल मीडिया है। डिफरेंशियल मीडिया क्या होता है? डिफरेंशियल मीडिया होता है जो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है, उनकी जो ग्रोथ है उनको बढ़ा देता है और बाकी सबको इनहिबिट कर देता है, उन सबकी ग्रोथ को रोक देता है। सो अगर सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि बाइल सॉल्ट्स और क्रिस्टल वॉयलेट जो मैकोंकी अगार में होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देते हैं, हाँ जी, ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि वो इनहिबिट कर देते हैं। बट कौन से बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं? वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ना कि ग्राम पॉजिटिव की, जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। सो द ऑप्शन करेक्ट इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चेक पॉइंट इन द सेल डिविजन साइकिल ऑफ यूकैरियोटिक सेल? तो अगर हम यहां पर बात करें तो चेक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट चेक पॉइंट जो देखते हैं वो होता है स्टार्ट। फर्स्ट चेक पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है वो होता है स्टार्ट, जो देखता है G1 से S का ट्रांजिशन। दूसरा चेक पॉइंट जो होता है वो चेक करता है G2 से M का ट्रांजिशन। एक होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। और एक होता है आपका डीएनए डैमेज चेक पॉइंट।
जो आपका डीएनए डैमेज है वो G1, S और G2 तीनों फेसेस में देखने को मिलता है। स्पिंडल असेंबली जो है वो चेक करता है मेटाफेज टू एनाफेज को, अब समझो इन चीज को। देखो मेजर चेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं जहां पर जो आपकी सेल साइकिल है उसको रेगुलेट किया जाता है। सबसे पहला होता है स्टार्ट, इसका दूसरा नाम है रेस्ट्रिक्शन, इसका दूसरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये चेक करता है कि सेल जो है G1 से S कब जाएगी। अगर सेल को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले एक स्पेसिफिक साइज तक आना होता है। क्यों आना होता है? ताकि उसके पास अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में कंटेंट होगा तभी वो नेक्स्ट डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो सेल क्या होती है, अपने साइज को बढ़ाती है, एनलार्ज करती है और ज्यादा मेटाबोलाइट्स को एक्यूमुलेट करती है ताकि दोनों सेल्स को दे पाए। सो सेल को क्या करना होता है कि एक स्पेसिफिक साइज तक पहुंचना होता है, उसके बाद वो डिवाइड करती है। तो रेस्ट्रिक्शन यही चेक करता है कि न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे हों सेल के पास डिवाइड करने के लिए, सेल का साइज हो चुका हो ताकि वो डिवाइड करे, एंड अगर हम बात करें ग्रोथ फैक्टर्स भी होने चाहिए तभी सेल डिवाइड करती है। तो ये हो गया फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन है और जो स्टार्ट है। नेक्स्ट होता है G2M, जो देखता है कि सेल के जो भी सेल डिवाइड होने वाली है उसके पास अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें कोई भी डीएनए डैमेज ना हो और उसके साथ साथ सेल साइज भी अच्छा हो। तो यहां पर चेक होता है G2 to M पर। फिर आता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, जो मेटाफेज से एनाफेज को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? सबसे पहले इस चेक पॉइंट पे चेक होता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट पर आ जाएं। सभी क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर आते हैं तभी एनाफेज में सेल जाती है, वरना नहीं जाती। लास्ट जो आपने देखा डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, वो होता है G1, S और G2 तीनों फेसेस में, जो चेक करता है कि डीएनए किसी भी तरीके से डैमेज ना हो, कोई भी अनरेप्लिकेटेड डीएनए ना हो, ताकि नेक्स्ट डॉटर सेल्स के पास कोई भी डैमेज्ड फॉर्म में डीएनए ना जाए। तो ये है आपके मेजर चेक पॉइंट्स। अब कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। बिगिनिंग ऑफ S फेज G1 to S हमारे पास है। ट्रांजिशन फ्रॉम S to G2, क्या आपने कहीं पर भी देखा S से G2 कंट्रोल? नहीं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास S to G2 का कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, या फिर आप कहोगे कोई चेक पॉइंट नहीं है। ट्रांजिशन फ्रॉम G2 to M जो आपने यहां पे देखा, ट्रांजिशन फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज ड्यूरिंग मेटोसिस जो आपने यहां पे। सो यस, सेल साइकिल इज इंपॉर्टेंट, प्लीज सेल साइकिल पढ़ लो, कर लो। सो ये हैं 4 चेक पॉइंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्रिप्टोक्रोम्स कंट्रोल फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू। क्रिप्टोक्रोम कौन सी लाइट के रिस्पॉन्स में काम करते हैं? दैट इज ब्लू एंड यूवीए लाइट। ब्लू एंड यूवीए के रिस्पॉन्स में। Which regions of the genome are best suited for generating DNA barcodes for species identification? ये इंपॉर्टेंट है। स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर डीएनए बारकोड्स बनाए जाते हैं तो उसमें ऑर्गेनल जीन्स को यूज किया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनल जीन्स को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर आप बाकी में देखो तो ये राइबोसोमल जीन हो गए, स्टोन जीन्स हो गए, नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ जीन हो गए, ये सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। तो अगर स्पीशीज को अलग करना है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी चेक करनी है, तो ऑर्गेनल जीन्स को यूज किया जाता है। तो ये चीज याद रखना। ग्राउंड शार्क कार्टिलेज ऑइंटमेंट इज अ पॉपुलर फॉर इट्स रोल इन फास्ट वाउंड रिकवरी। द एक्टिव इंग्रेडिएंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन इज। तो मैं पहले आंसर बता देती हूं, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखती हूं। देखो कार्टिलेज की अगर हम बात करें, कार्टिलेज की जब हम बात करते हैं तो कार्टिलेज में जो ईसीएम होता है, कार्टिलेज का जो ईसीएम होता है, कार्टिलेज का जो ईसीएम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, वो रिच होता है पॉलीसेकेराइड्स में। ये बहुत इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा गया था कि जो कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो बहुत रिच होता है पॉलीसेकेराइड्स में। कौन सी पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है? ये बना होता है गैग्स का। और गैग्स की जब आप बात करते हो, गैग्स जो हैं वो कैसे बनते हैं? गैग्स बनते हैं बाय रिपीटिंग यूनिट ऑफ डाइसेकेराइड्स, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डाइसेकेराइड। तो जब हम इस डाइसेकेराइड की बात करते हैं ना,
तो इस डाइसैकेराइड में फर्स्ट शुगर जो होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होती है या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन होती है। तो इस डाइसैकेराइड में जो पहली शुगर होती है, फर्स्ट शुगर, डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर्स का बना है, तो फर्स्ट शुगर होती है या तो वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होती है या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन होती है। और जो सेकेंड शुगर है दैट इज ग्लूकोयूरोनिक एसिड और आइडोयूरोनिक एसिड। एंड नाउ क्योंकि यहां पर किसके लिए ऑइंटमेंट है, कार्टिलेज के लिए ऑइंटमेंट है, दैट मींस कार्टिलेज को रिपेयर करना है, कार्टिलेज के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को रिपेयर करना है, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ताकि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो बन पाए और जो कार्टिलेज है वो रिपेयर हो पाए। क्योंकि कार्टिलेज, जो आपको याद कर रखना है कि जो कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो उसमें पॉलीसेकेराइड्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। कौन से पॉलीसेकेराइड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, दैट इज गैग्स। और गैग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो जब एक ऑइंटमेंट बनाया जाता है कार्टिलेज के लिए तो उसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की कंसंट्रेशन ज्यादा रखी जाती है ताकि कार्टिलेज जो है आसानी से रिपेयर हो जाए, सही हो जाए। सो इसलिए द आंसर इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। वैसे तो अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे कि कोलेजन, पॉलीसेकेराइड जो आपने देखा गैग्स, थर्ड होते हैं एडेशन प्रोटीन जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन। सो ये है 3 कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो इसलिए आंसर था एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा बेटर हो। Thank you very much for joining us.